के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, जिसमें हम जानेंगे हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, इन दोनों के जो सिद्धांत थे, सिद्धांत मतलब इन दोनों ने काम को लेकर जो तरीके बताए हैं और जो हमें बातें बताई है, तो वो कौन कौन सी बातें इनकी समान है और कौन कौन सी बातें असमान। मतलब उन दोनों के 14 सिद्धांत जो थे, उनमें से कौन सी बातें दोनों ने एक कही है ना, और कौन सी बातें उनकी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या लिखा है कि प्रबंध के क्षेत्र में टेलर तथा फ्योल दोनों ही आधार स्तंभ माने जाते हैं। आधार स्तंभ मतलब एक चिन्ह है ना, स्तंभ मतलब कि जो बोला एकदम सही है और कोई अंतर नहीं है, दोनों सही है अपनी अपनी जगह। टेलर को क्या बोला गया? वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतिपादक। तो फ्योल को क्या बोला? आधुनिक प्रबंध का जनक। ये ऑब्जेक्टिव आता है, याद रखना कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। और आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? हेनरी फ्योल। और कभी कभी एग्जाम में आपसे कैसे पूछा जाएगा एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांत? वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत बताइए। तो आप कंफ्यूज मत होना, एफ.डब्ल्यू. टेलर ही वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतक है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रबंध के आधुनिक सिद्धांत बताइए, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हेनरी फ्योल के सिद्धांत लिखो या आधुनिक प्रबंध के सिद्धांत, दोनों का मतलब एक ही है। तो याद रखना, एफ.डब्ल्यू. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है और आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फ्योल। ठीक है, तो क्या बोला? प्रबंध के क्षेत्र में मतलब जो मैनेजमेंट का काम किया, उस क्षेत्र में एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल दोनों ही आधार स्तंभ है। लेकिन कुछ विद्वान है जिन्होंने दोनों के द्वारा किए गए कार्यों को समान माना, तो कुछ ने असमान माना। वे लोग अपने पक्ष की कुश्ती में निम्नलिखित तर्क देते हैं। मतलब कुछ ने तो दोनों की बातें को समान बोला, लेकिन जो कुछ विद्वान है उन्होंने अलग अलग बोला है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का तरीका अलग था, हेनरी फ्योल का तरीका अलग था। तो वो अपने पक्ष में जो बातें बताते, तर्क मतलब जो बातें होते हैं, वो इस चार्ट से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखी है समानताएं और यहाँ लिखी है असमानताएं। अब दोनों की कौन कौन सी बातें समान बताई गई है? जैसे बोला गया कि दोनों का लक्ष्य कैसा था? समान था। अनुभव का आधार मतलब दोनों ने जो काम किए वो काम उनके सिद्धांतों को पढ़ने से ही पता चलता है। मानवीय व्यवहार, दोनों ने बोला कि श्रमिकों के साथ जो काम किया जाना चाहिए वो मानवता वाला किया जाना चाहिए। जैसा रेस्पेक्ट आप दूसरे को दोगे वैसा ही तो आपको मिलेगा। ठीक है, नियोजन पर उन्होंने महत्व दिया कि प्लानिंग से काम होना चाहिए। तकनीकी पर बल, दोनों बोलते हैं कि समय के साथ बदलो, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाओ, जिससे क्या होगा? आपके समय और धन की बचत होगी, बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। और अर्जित प्रतिभा, दोनों ने प्रबंध को क्या बोला कि ये जन्मजात के साथ साथ कैसी है? अर्जित प्रतिभा। अर्जित प्रतिभा का मतलब होता है कि इसका ज्ञान हासिल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जन्म से ही बच्चा इसको सीख रहा है, इसके काम को सीखा भी जाता है। और आज वर्तमान में इस प्रबंध को एक संकाय के रूप में शामिल किया गया है, मतलब कॉमर्स के रूप में इसको मान्यता दे दी गई है ना। और असमानता के बताई है केंद्र बिंदु के दोनों के अध्ययन अलग अलग थे, कि मतलब दोनों अलग अलग स्तर से काम करते थे। दोनों ने श्रमिकों को अलग अलग तरीके से अप्रिशिएट किया, मतलब उनको प्रोत्साहित किया। कार्य कुशलता दोनों ने अलग अलग तरीके से बढ़ाई। दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। दोनों ने परिवर्तन के तरीके अलग बताए और दोनों के सिद्धांतों में थोड़ी बहुत असमानता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इस पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बातें उनकी समान है और कौन सी बातें असमान है। ठीक है, तो पहले हम समानताएं पढ़ लेते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर की कौन कौन सी, एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल के सिद्धांतों में कौन कौन सी समानता है। तो पहली समानता बताई है समान लक्ष्य, कि टेलर तथा फ्योल दोनों के लक्ष्य कैसे थे? समान थे, क्योंकि दोनों ही प्रबंध और प्रशासन की दशाओं में सुधार लाना चाहते थे। दोनों ही प्रबंध को सामाजिक विज्ञान मानते थे। मतलब दोनों का लक्ष्य समान था, काम करने के तरीके अलग अलग बताए हो, लेकिन उद्देश्य तो एक ही था ना, कि सुधार होना चाहिए, जो भी काम हो रहा है परफेक्ट होना चाहिए, है ना। और दोनों ने प्रबंध को क्या माना? सामाजिक विज्ञान, कि प्रबंध का काम करने वाला कौन होता है? एक प्रबंधक। और प्रबंधक कौन है? एक व्यक्ति। और व्यक्ति कहाँ रहता है? समाज में। तो दोनों ने प्रबंध को क्या माना? सामाजिक विज्ञान, कि जो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं वो समाज के अनुसार होते हैं।
ठीक है। सेकंड देखो क्या बोला, अनुभवों का आधार, है ना। इसके अंदर क्या बोला कि दोनों ही उच्च स्तर के प्रबंधक थे, अतः उनके अनुभवों की छाप उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में देखने को मिलती है कि उन्होंने जो काम किए हैं और जिस तरीके से किए हैं वो काम और वो तरीके उनके सिद्धांतों को पढ़ने से ही पता चल जाता है। तो सेकंड सिमिलरिटी क्या हो गई, सेकंड समानता क्या हो गई, अनुभवों का आधार, कि उनके अनुभव का आधार क्या है, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, उनकी बातें ही उनके अनुभव का सबूत है कि हाँ हमने इस तरीके से काम किया है, जिसे पढ़ने से ही पता चलता है कि हाँ ये बात इन्होंने अभ्यास करके हमें बताई है, ना कि हमें ऐसे ही बोल दिया है। ठीक है। थर्ड देखो क्या लिखा है, मानवीय व्यवहार। देखो फ्रेंड्स क्या होता है कि काम करने वाला कौन है, एक मनुष्य, एक मानव। अगर आप क्या करो, उत्पादन के सारे साधन लाके रख दो, उत्पत्ति के 5 साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, ठीक है। उसमें से सबसे सक्रिय साधन कौन है, श्रम। श्रम मतलब मजदूर, मजदूर मतलब कर्मचारी, और एक कर्मचारी क्या है, एक मनुष्य। अगर इसकी संतुष्टि ही नहीं हुई किसी भी बात को लेकर, तो आपके बाकी के सारे सामान कैसे निष्क्रिय। आप काम करने की मशीनें लेकर आ जाओ, आप खूब सारा पैसा लगा दो, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति खुश नहीं हुआ तो आपके काम का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो दोनों ने ही इस बात पर जोर दिया है कि श्रमिक जो हैं, ठीक है, दोनों ने इस बात का प्रतिपादन किया कि श्रमिक मतलब कर्मचारी के साथ मानवीय उचित तथा न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। न्यायपूर्ण से यहां मीनिंग निकलता है कि अगर बिजनेस में आपका रिलेटिव भी है और वो वहां पर एम्प्लॉय है, ठीक है, तो जैसा बिहेवियर आपका अदर एम्प्लॉय के साथ है वही बिहेवियर आपका अपने रिलेटिव के साथ भी वहां बिजनेस में होना चाहिए। अगर आपने अपने अदर एम्प्लॉय है उनके साथ तो अलग व्यवहार किया और अपने रिलेटिव के साथ अलग व्यवहार किया, तो वहां पक्षपात, अगर वहां न्याय नहीं हुआ कि एक को अच्छा माना बाकी को बुरा माना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए और दूसरा न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। एक पक्ष को नहीं, सभी को महत्व देना चाहिए, क्योंकि श्रमिक उत्पादन का सजीव एवं सक्रिय साधन है, उसकी संतुष्टि अत्यंत आवश्यक है। अगर वो काम करने से मना कर देगा तो नुकसान किसका होगा, आपका होगा। लेकिन आप तो सोचते हो कि मैं तो किसी दूसरे को लेकर आ जाऊंगा। हाँ लेकर आ सकते हो, लेकिन दूसरे में प्रॉब्लम क्या आएगी, उसको आपको काम सिखाना पड़ेगा। और क्या आप उसका इतने कम टाइम में भरोसा जीत पाओगे क्या, जबकि वो पुराना कर्मचारी आपकी संस्था में कितनी ही समय से काम कर रहा है। ठीक है, तो कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न न हो, इसके लिए आप हमेशा मानवता का व्यवहार करो। जैसा व्यवहार आप उनसे चाहते हो वैसा व्यवहार उन्हें दो, उनके साथ भी करो और न्यायपूर्ण व्यवहार करो। तो दोनों ने क्या बोला कि कर्मचारियों के साथ मानवता का व्यवहार और न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी श्रमिक की उत्पत्ति का सबसे सजीव और सक्रिय साधन है। सक्रिय मतलब जो क्रिया करता है, निष्क्रिय मतलब जो क्रिया नहीं करता, और सजीव का मतलब भी वही जो सांस लेता है, जो घटता है बढ़ता है। ठीक है, और निष्क्रिय मतलब जो कि सांस नहीं लेता, जो दौड़ता नहीं है, खेलता नहीं है, वो। ठीक है, अगला देखो क्या बोला इन्होंने, नियोजन का महत्व। मतलब दोनों ने बोला है कि टेलर तथा फेयोल दोनों ने ही प्रबंध में नियोजन के महत्व को स्वीकारा कि काम प्लानिंग से होना चाहिए तथा उसके पालन पर भी उन्होंने बल दिया। जो रूल्स बनाया उसे फॉलो भी करो, ऐसा नहीं बना के रख दो। तो बना के रखने से क्या याद आ रहा है, टेलर के सिद्धांत में उन्होंने बोला था कि कार्य का अनुमान लगाओ, कि कर्मचारी आए उससे पहले उसका कार्य तैयार रखो कि उसे कौन सा काम करना है, उसको काम से संबंधित जो औजार है वो कहाँ मिलेंगे, है ना। याद आ रहा है ना, सिद्धांत याद रखना, प्रीवियस वीडियो में जाना था। क्योंकि नियोजन में प्रत्येक कार्य समय सीमा तथा नियमों के आधार पर किए जाते हैं। दोनों का कहना था कि समय के अनुसार व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन करते रहना चाहिए। तो क्या समझा नियोजन का महत्व, कि दोनों ने नियोजन पर बल दिया कि काम योजना के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि योजना में काम को लेकर नियम होते हैं और नियमों को काम करने से काम समय पर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो क्या है, तकनीकी पहलू पर बल।
कि क्या बोला उन्होंने कि टेलर तथा फेयोल दोनों ने प्रबंध में तकनीकी और पेशेवर पहलू पर बल दिया था। उन्होंने बोला कि नई नई टेक्नोलॉजी को आधुनिक युग वर्तमान युग के साथ बदलते रहो। आप जिस टेक्निक से काम कर रहे हो उस टेक्निक को बदलो, क्योंकि जैसे जैसे आप टेक्निक को बदलोगे वैसे वैसे आपके समय और धन की बचत होगी। ठीक है, जैसे आप पहले किसी मशीन से काम कर रहे हो और उस मशीन की जगह दूसरी ऐसी मशीन आती है जिससे काम जल्दी से हो जाता है, तो आपके समय और धन की भी क्या हुई, बचत हुई है। ठीक है, जैसे घरेलू से अपन एग्जांपल लेते हैं, अपन घर में क्या करते हैं, अपने कपड़े वॉश करते हैं। ठीक है, तो अपन दो तरीके से होते हैं, फिर मशीन से होते हैं या फिर अपन हाथ से वॉश करते हैं। जब अपन हाथ से कपड़े वॉश करते हैं तो कितना समय लगता है, और वहीं अगर वॉशिंग मशीन लेकर आ गए तो कपड़े ऑटोमेटिकली वॉश होते रहते हैं, बस हमें उसमें टाइमिंग सेट करना होता है, चेक करना होता है। तो जहां हमारा जो समय बचा हमने दूसरे काम में लगा लिया, उस समय में अपन ने खाना बना लिया या कोई दूसरा काम कर लिया, है ना। तो यहाँ पे इनका मीनिंग यही निकलता है कि तकनीकी पहलू पर बल दो, जो वर्तमान में जो कुछ घटित हो रहा है उन सबको अपनाते जाओ और काम करते जाओ। ठीक है, एंड लास्ट समानता क्या है इसकी, अर्जित प्रतिभा, कि टेलर एवं फेयोल दोनों की यह धारणा थी, मतलब विचारधारा थी या मत था या ऐसा उनका मानना था कि प्रबंध एक अर्जित प्रतिभा है, जन्मजात नहीं। वे इस अर्जित प्रतिभा के विकास पर बल देते थे। देखो, अर्जित प्रतिभा का मतलब क्या होता है और जन्मजात का मतलब क्या होता है, ये समझो। जन्मजात का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ भी बनता है, जैसे डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, इंजीनियर बन गया, कुछ भी बन गया, और वह पारिवारिक गुणों के कारण बना, तो वो क्या हो गया, जन्मजात प्रतिभा। जैसे पिता डॉक्टर तो बेटा भी डॉक्टर, तो वो हो गई जन्मजात प्रतिभा। लेकिन अगर पिता डॉक्टर और बेटा क्या है, टीचर, तो ये अर्जित प्रतिभा हो गई कि जब व्यक्ति कुछ भी, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पारिवारिक गुणों से प्रभावित न होकर किसी विश्वविद्यालय संस्था से शिक्षा अर्जित करके कुछ बनता है, तो वो अर्जित प्रतिभा हो गई। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रबंध है ना, ये क्या है, एक अर्जित प्रतिभा है। काम करने का एक हुनर व्यक्ति के अंदर से आता है, कोई आइडिया अंदर से आते, किसी पैतृक संपत्ति के पैतृक के या पूर्वजों के या पारिवारिक गुणों का कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनकी समानताएं जानी। अब हम जानेंगे इसकी असमानताएं। ठीक है, असमानताएं क्या क्या है, पहली देखो, केंद्र बिंदु। आप डिफरेंस बताने हैं कि टेलर ने कैसे काम किया, फेयोल ने कैसे काम किया। ठीक है, देखो क्या बोला इसने, टेलर ने अपने कार्य प्रबंध के स्तर की निम्नतम श्रेणी से प्रारंभ किया, अतः उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है, श्रमिक, है ना। तो वहीं इसके विपरीत फेयोल ने अपने कार्य प्रबंधक के स्तर की उच्चतम श्रेणी से आरंभ किया था, अतः उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन हो गया, प्रबंधक हो गया। आया समझ में, इसके अंदर क्या बोला, केंद्र बिंदु से दोनों के काम में अंतर बता दिया गया कि टेलर ने अपने कार्य की शुरुआत निम्न स्तर से की, इसलिए उसका अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन हो गया, श्रमिक। टेलर ने बोला श्रमिकों पर ज्यादा वर्क किया जाए, तो फेयोल ने बोला प्रबंध व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तो वो उच्च स्तर से निम्न स्तर पर आए, तो उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या हो गया, प्रबंधक। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या बोला, सेकंड बोला टेलर को कारखाना विशेषज्ञ माना जाता है, तो फेयोल को प्रबंध विशेषज्ञ माना जाता है। कारखाना विशेषज्ञ अभी अपन ने पढ़ा था ना, 8 नेता वाली योजना बोली जाती है कि उन्होंने कार्य स्तर पर और कारखाना स्तर पर 4-4 व्यक्ति को नियुक्त किया, तो वह श्रमिक जहाँ कहाँ रहते हैं, कारखाने में, और श्रमिकों से उन्होंने कार्य की शुरुआत की, तो इन्हें कारखाना विशेषज्ञ कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया कारखाने में श्रमिकों का, और इन्होंने मैनेजमेंट प्रबंध का काम बहुत अच्छे से किया, तो इसे प्रबंध विशेषज्ञ कहा गया। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा है, अध्ययन केंद्र। ठीक है, अध्ययन केंद्र में इन्होंने क्या बोला कि टेलर ने व्यक्तिगत श्रमिक पर ध्यान दिया, जबकि फेयोल ने व्यक्तियों के समूह पर अधिक ध्यान दिया। ये जो टेलर थे ये एक एक व्यक्ति को लेकर चले, मतलब यहाँ अपन मान लो कि क्या आ गया, यहाँ पे जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है ना, जिसमें इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी की जाती है, मतलब व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन, और जो समष्टि अर्थशास्त्र होती है उसमें वोल इकोनॉमी, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ टेलर ने श्रमिक का अध्ययन किया, एक एक व्यक्ति को लेकर चला, तो फेयोल ने समूह के रूप में अध्ययन किया। ठीक है, तो ये असमानता हो गई। फिर है विचारधारा। विचारधारा मतलब उनके विचार।
टेलर की विचारधारा अधिक सैद्धांतिक है, बिल्कुल है, प्रैक्टिकली हर एक बात प्रैक्टिकल से बताइए, 1 और 1 2, है ना, तो प्रैक्टिकली बताई है इन्होंने, इसलिए इनकी विचारधारा कैसी है, सैद्धांतिक, सिद्धांतों पर चलने वाली। जबकि हेनरी फ्योल की विचारधारा कैसी बताई है इन्होंने अपन को, अत्यंत व्यवहारिक बताई है, जिसे व्यवहार में अपनाया जाता है। तो टेलर के सिद्धांत कैसे हैं, सैद्धांतिक, सिद्धांतों के आधार पर चलते हैं, हर एक बात को प्रैक्टिकली बताया जाता है। जबकि फ्योल के विचारधारा, इसके सिद्धांत कैसे, व्यवहारिक, जिन्हें वर्तमान में भी अपनाया जा रहा है, और फ्योल के भी अपनाए जा रहे हैं, है ना, बस परिवर्तनों के साथ। फिर अगला है परिवर्तन कि किसके सिद्धांत कितने बदले। तो वर्तमान परिस्थितियों में टेलर के सिद्धांत बहुत अधिक बदल चुके हैं, जबकि फ्योल के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रसिद्ध हैं जितने कि वे प्रतिपादित करते समय थे। अंतर केवल इतना ही है कि दोनों के सिद्धांतों के आधार पर काम हो रहे हैं, लेकिन जहां टेलर प्रैक्टिकली होके हर एक बात को लेता था और फ्योल जो था वो व्यवहारिक, जो कुछ घटित हुआ उसके अनुसार अपना काम करता था। तो बस इस अंतर के कारण इनके सिद्धांतों में थोड़ा परिवर्तन आया कि टेलर के सिद्धांत कई लोगों को जटिल लगे और फ्योल के सिद्धांत कई लोगों को व्यवहारिक लगे। ठीक है, एंड लास्ट इसमें दिया है सिद्धांत। सिद्धांत में क्या दिया है फ्रेंड्स कि टेलर के सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है, जबकि फ्योल के सिद्धांत प्रशासन के सिद्धांत है। तो ये इन्होंने अंतर बता दिया। अब ऐसे तो कोई फैक्ट अंतर नहीं है, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो उसमें बुराई निकालने वाले ज्यादा होते हैं। हमेशा तारीफ 10 लोग करेंगे तो बुराई 100 लोग करेंगे। तो वही यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अंतर बता दिया गया है कि कौन सी बातें दोनों की एक जैसी है और कौन सी बातें दोनों की अलग अलग है ना। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप से क्या बोला गया इसमें कि इस प्रकार टेलर और फ्योल के विचारों में अनेक समानताएं तो है, साथ ही कुछ असमानताएं भी है, जिसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों के रास्ते भले ही अलग अलग हो लेकिन लक्ष्य एक ही था। ठीक है, तो आया आपको समझ में कि टेलर और फ्योल दोनों के सिद्धांत में क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई डाउट्स लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।